तो शैवाल क्या थे, पानी में रहते थे, फिर धीरे धीरे जीवन यापन कहाँ होने लगा, जमीन पे आए। यानी कि ब्रायोफाइटा क्या करते हैं, आधी जिंदगी पानी में और आधी जिंदगी जमीन पे। ऐसा होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो उगते तो वहां पर हैं जहां पानी होता है, मतलब पानी के किनारे पर उगते हैं वो, पानी के अंदर नहीं, पानी के किनारे पर। लेकिन उनका जीवन काल तभी पूरा होगा जब एक बार उनके जो बीजाणु वगैरह होते हैं ना, वो पानी में एक डुबकी लगा लेंगे, पानी से टच हो जाएंगे, तभी जाकर के वो आगे ग्रोथ कर पाएंगे। बिना पानी के उनका पूरा जो लाइफ साइकिल है ना, जीवन चक्र, वो पूर्ण नहीं होता, इसलिए उन्हें उभयचर कहते हैं। ठीक है ना। फिर उसके बाद लाइकेन की चलो कहानी अलग हो गई। ब्रायोफाइटा के बाद आते हैं हम किसमें, टेरिडोफाइटा। यानी कि ये पूर्ण रूप से क्या होंगे, स्थलीय होते हैं। स्थलीय पादप होते हैं। और ज्यादातर पौधे कैसे होते हैं, अधिकांश छायाप्रिय। यानी कि इनको डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए। ठीक है ना। अब उसके बाद बात करें इसके थैलस की। अच्छा, थैलस क्या होता है, वैसे इसमें थैलस होता नहीं है। वो कैलस होता है। अविभेदित कोशिकाओं का समूह कैलस होता है, जो बायोटेक्नोलॉजी में होता है। मैं कैलस नहीं पूछ रही हूँ, मैं थैलस पूछ रही हूँ। थैलस का मतलब होता है सुकाय। सुकाय का मतलब है पादप का ऐसा शरीर, किसी भी पौधे का ऐसा शरीर जो जड़, तना, पत्ती में विभेदित नहीं होता। ठीक है ना, जड़, तना, पत्ती में विभेदित नहीं होता। प्रोनाउंसिएशन इतना खराब था कि थैलस की जगह तुम कैलस समझ गए। यानी कि जैसे थैलस कहाँ मिलेगा आपको, ब्रायोफाइटा और शैवाल के लिए यूज करते हैं जनरली। शैवाल ऐसे पढ़ा होगा आप लोगों ने, था कोई ऐसा था? क्लेमाइडोमोनास है ना, ये बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो इनकी कॉलोनी क्या बोलते हैं, वॉलवॉक्स। तो इस तरीके की कंडीशन थी। ठीक है। तो अब वहां पे क्या है, इसमें जड़, तना, पत्ती कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रही है ना। तो ऐसी संरचना जो होती है, आपने स्पाइरुलिना पढ़ा होगा। स्पाइरुलिना क्या होता है मालूम है? नहीं मालूम है तो आज एक बात अच्छे से याद रख लेना, स्पाइरुलिना का मतलब क्या होता है। स्पाइरुलिना एक ऐसा शैवाल होता है जिसको जिम ट्रेनर्स प्रोटीन पाउडर्स में देते हैं। देखो, स्पाइरुलिना इतनी प्रोटीन दे देगा, एक चम्मच स्पाइरुलिना में इतनी प्रोटीन होती है जितनी कि 250 ग्राम दूध रोज पियोगे ना गाय का, तब महीने भर में प्रोटीन मिल पाएगी आपकी बॉडी को। उतना तो वो एक चम्मच में दे देगा। ठीक है, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में, नहीं पढ़ा? अच्छा, कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक, तो खुश हो जाओ, प्रमोट हुए हो, है ना। ठीक है, 250 ग्राम दूध गाय का है ना, रोज पियोगे तब महीने भर में जितनी प्रोटीन आएगी 30 दिन में, उतनी तो इससे एक चम्मच से आ जाती है। लेकिन टेस्ट में बहुत ही ज्यादा बिटर होता है, एकदम कड़वा होता है। ठीक है, दूध में मिला के पीते हैं, फिर उसके बाद जल्दी से बड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो ये उसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये स्पाइरुलिना, तो इस तरीके के एल्गी, यानी कि इसके पीछे बताने का मतलब मकसद ये है कि देखो, इनमें जड़, तना, पत्ती कहीं कुछ भी नहीं है। तो ऐसे पौधों को क्या कहते हैं, थैलस। ठीक है, जिसके आप शरीर में आप ये बता ही नहीं सकते हो कहां से शुरू है, कहां खत्म है, कहां जड़ है, कहां तना है, कहां इसकी पत्ती है। ठीक है, लेकिन जब पौधे के अंदर जड़, तना, पत्ती वगैरह आ जाती है तो फिर उसको थैलस नहीं, आप उसको क्या बोलोगे, पादप काय। ठीक है, अब बात करें इसमें क्या होगा, जड़, तना और पर्ण, ज्यादातर इसमें ये इनमें विभेदित। लेकिन एक बात और है, इनका जो तना होता है ये हो ना हो कोई जरूरी नहीं है, तना होना जरूरी नहीं है, क्योंकि तना या तो इनमें बहुत छोटा होता है। ठीक है, दूसरी चीज, या फिर होगा ही नहीं, बिल्कुल रिड्यूस्ड कंडीशन में होगा। ठीक है, जैसे आपने कभी देखा होगा
गमले में लगाते हैं ऐसे पौधे होते हैं वो, दिखा होगा ना, देखा है उसमें, मतलब तना तो छोटा सा होता है मटके जैसा, बिल्कुल गोल छोटा सा तना होगा गोल सा, और उसके बाद पत्तियां होंगी बहुत बड़ी बड़ी फैली रहती हैं। ठीक है, ये ज्यादातर ऑर्नामेंटल प्लांट्स के तौर पे यूज किए जाते हैं। ऑर्नामेंटल मतलब होता है शोभाकारी पौधे, ठीक है ना, जो दिखने में अच्छे होते हैं उनको यूज किया जाता है। और इनको ज्यादा धूप वूप चाहिए नहीं, मेंटेनेंस ज्यादा चाहिए नहीं, इसलिए इन्हें ज्यादातर यूज कर लिया जाता है। तो आगे अब आपको टेरिडोफाइटा के बारे में ऑथेंटिक तरीके से बात करेंगे। तो पहले हम बात कर रहे थे कि पादप काय कैसा होता है इसका। तो जड़ होगी, तना जो होता है वो या तो होगा ही नहीं, या आप कह सकते हो कैसा होता है, अपहासित। अपहासित का मतलब है घिसा हुआ, बिल्कुल हो ना हो, ठीक है। और उसके बाद पर्ण, पर्ण जो है ज्यादातर इसमें, अब आगे आप अलग अलग प्लांट्स पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। कुछ पत्तियां होती हैं जो कंटिन्यू ग्रोथ वाली होती है, मतलब असीमित वृद्धि करती हैं। कुछ बड़ी, एक ही पौधे में कई बार दो तरीके की पत्तियां देखने को मिलेंगी, है ना, सिलेजिनेला वगैरह आपने पढ़ा होगा। अच्छा देखो, मैं माइथोलॉजी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, मैं सिर्फ एक बात छोटी सी पूछना चाहती हूँ आप लोगों से। कभी आपने रामायण में सुना होगा ना कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आए थे, संजीवनी बूटी, हाँ पहाड़ ही ले आए थे, है ना। हाँ, तो संजीवनी बूटी में जो भी गुण थे उनको देखा गया, और उसकी जो लोकेशन वगैरह है उस हिसाब से देखा गया, तो पाया गया कि एक पौधा होता है सिलेजिनेला, उसके गुण लगभग इससे मिलते हैं। इस पौधे की कंडीशन ये है कि इसको आपने एक बार उखाड़ लिया, ठीक है, जमीन में से उखाड़ के उठा के एक अलमारी में से रख दिया, ठीक है। 5 साल बाद आपने उठाया, पानी में डाला, इट विल बी ग्रो, फिर से उगेगा जैसा पहले था। तो इतनी ज्यादा उसकी जीवन शक्ति है, समझ आई बात। तो इस तरीके के पौधों को कनेक्शन कहीं ना कहीं अब ये मानते हैं, ठीक है। आप माइथोलॉजी को फॉलो करो या ना करो, मैं कुछ नहीं कह रही उसके बारे में, मैं सिर्फ साइंस पढ़ा रही हूँ। मैं ये इतना कहना चाह रही हूँ कि जो उसमें ये बताया गया था ना संजीवनी बूटी के बारे में, जिस तरीके से कि उससे दवाइयां वगैरह बना, आज भी सिलेजिनेला से काफी सारी दवाइयां बनाई जाती हैं, ठीक है। और उसकी जो खासियत है उसमें, वो लगभग इस तरीके की है कि उसको काफी टाइम बाद भी उगाया जाए तो वो फिर से रीगेन कर जाता है, मतलब दोबारा से उग जाता है। आई बात समझ में। तो इस तरीके से, और थोड़ा सा जैसे बोला जाता है कि थोड़ा चमकीला सा दिख रहा था, पत्तियां बहुत सुंदर थी, छोटी छोटी थी, तो इस तरीके का वर्णन जो है वो सिलेजिनेला से काफी ज्यादा मिलता जुलता है। आज की तारीख में वो सिलेजिनेला जैसा माना जाता है। तो आगे बात करते हैं, यानी कि ये इतने पुराने हैं। अब हम उस बात में तो नहीं जाएंगे कि रामायण की कहानी कहाँ कैसे किस काल में थी, क्योंकि साइंस के अकॉर्डिंग तो हम लोग जो भी देखते हैं ना वो किसके हिसाब से देखते हैं, कार्बन डेटिंग के हिसाब से देखते हैं। कार्बन डेटिंग का मतलब होता है कि जैसे कहीं किसी पेड़ पर आपको कोई पत्ती के छाप मिली, पत्ती नहीं बल्कि पत्ती की छाप मिली, मतलब दो पत्थरों के बीच में इतनी बुरी तरह दब गया कोई पेड़ कि उसकी पत्ती की छाप भी मिल गई, तो उसको क्या किया जाएगा, अगर यहाँ कोई मटेरियल मिलता है तो उसे खुरचा जाएगा, खुरच करके चेक करेंगे। या फिर इसमें कार्बन, कार्बन आइसोटॉप, आइसोटॉप पता होगा ना क्या होते हैं, समस्थानिक पता है जी, वो समझ लो, जैसे कार्बन है, कार्बन दो रूपों में मिल सकता है आपको प्रकृति में, ठीक है, जिसके परमाणु क्रमांक समान है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है, क्योंकि न्यूट्रॉनों की संख्या ज्यादा है ना। ये परमाणु क्रमांक होता है, ये परमाणु भार होता है, और परमाणु भार को कैसे निकालते हैं हम, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या से। तो ये तो 6 थे, लेकिन यहाँ क्या हुआ, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की संख्या, तो आपको पता होगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो बराबर होते हैं, है ना, तो ये तो प्रोटॉन तो 6 ही रहेंगे, इसका मतलब न्यूट्रॉन कितने थे वहां पे, 8 थे, तो ठीक है। तो इसका मतलब इसमें क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या ज्यादा थी। तो ऐसे
जब कोई भी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का मतलब हो गया किसी भी तत्व के जब दो रूप मिलते हैं ना, तो उसको क्या बोलेंगे, जिसके जैसे समभारिक भी मिलते हैं, समस्थानिक भी मिलते हैं, लेकिन हम यहाँ समस्थानिक प्रयोग करते हैं, कार्बन 14, तो इसको लगा दिया जाता है। और फिर इसके अलावा इसमें यूरेनियम की उपस्थिति के आधार पे देखते हैं रेडियो एक्टिव तत्व, उनका अर्धायु काल वगैरह निकालते हैं, T की पावर 1/n ऐसे करके, तो उससे पता चल जाता है कि कितना पुराना है, कितने साल पुरानी ये पत्ती है, 2000 साल पुरानी है, 3000 साल पुरानी है, या 200 साल पुरानी है, या कितनी है, क्या है, ठीक है ना। तो वो सब पता लगाते हैं। तो पादप काय में इसकी जड़ की बात करें तो जनरली जड़ या तो इसमें राइजोइड्स, कभी कभी जड़ होती ही नहीं है, जड़ जैसी दिखाई देती है। तो कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें जड़ वास्तविक रूप से, मतलब जड़ कौन कौन सी होती है, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़, है ना। तो मूसला जड़ तो वो होती है जैसे गाजर में है, जैसे मूली में है, यानी कि एक मुख्य जड़ होगी, ठीक है, फिर बाकी के उसमें से यहाँ से मूल रूम वगैरह निकलेंगे। लेकिन अपस्थानिक का मतलब हो जाता है कहीं कोई मूल मुख्य नहीं है, सब अपने आप में मुख्य है, कोई बड़ी नहीं है इनमें, सब बराबर हो जाती है, ठीक है। हालांकि होता यह है कि पहले तो एक बार में एक ही जड़ निकलेगी, लेकिन फिर वो बाद में इतनी जड़ों में बट जाती है कि पता ही नहीं लग पाता कि मुख्य वाली इनमें से थी कौन सी, तो उस जड़ को क्या बोलते थे, अपस्थानिक जड़, है ना। तो इनमें ज्यादा, कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ पौधों में जड़ नहीं है लेकिन तने से जड़ जैसे धागे समान संरचना निकलती है जो अवशोषण का काम करती है, तो उसको क्या बोल देंगे, राइजोइड्स या राइजोमॉर्फ, या उसको बोलते हैं मूलाभास। तो कभी कभी मूलाभास भी देखने को मिलता है, या फिर इसके अंदर अपस्थानिक इस तरीके से जड़ें भी देखने को मिल जाएंगी, ठीक है ना। आगे जैसे जैसे आप पौधों के बारे में पढ़ोगे, टेरिडियम वगैरह एक एक है, तो सिलेजिनेला है ना, इक्विसिटम वगैरह है, तो एक एक पौधे को पढ़ोगे तो एक एक के बारे में पता लग जाएगा आपको क्या क्या मिलेगा इसमें। तो आगे बात करें पादप काय के बाद तना, तना ज्यादातर इसमें अपाशित ही होता है, मिलेगा तो घिसा पिटा मिलेगा, ज्यादा बड़ा नहीं होता, या फिर मिलेगा भी तो गोल सा मिलेगा, ज्यादा लंबा नहीं होता है ना, कम लंबाई का होता है। उसके बाद पर्ण की बात करें, पत्तियां इसमें खूब बड़ी बड़ी होती है, पर्ण जो है वो कैसी होंगी, बड़ी और छोटी। कभी कभी क्या होता है, कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें केवल छोटी पत्तियां होती हैं, कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें सारी ही पत्तियां बड़ी हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी देखने को मिलते हैं टेरिडोफाइट्स में जिनमें कुछ पत्तियां बड़ी और कुछ पत्तियां छोटी होती हैं। जैसे एक पौधे की अगर हम बात करें तो इसकी कंडीशन ये है, पहले बड़ी पत्तियां होती हैं, फिर धीरे धीरे वो छोटी होती है, ठीक है। इसके बाद पौधे में आगे बात करते हैं कि इसमें जनन के लिए संरचनाएं होती है। तो देखो भाई, जनन तो 3 प्रकार का होता है, पढ़ते आ रहे हो शुरू से, कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, है ना। तो लैंगिक जनन के अंदर इसके लिए अगर हम लैंगिक जनन की बात करें तो लैंगिक जनन के अंतर्गत इसमें विशेष प्रकार की संरचना बनती है जो बीजाणु को धारण करती है, उसे क्या कहते हैं, बीजाणु धानी, और बीजाणु धानी को अंग्रेजी में कहते हैं स्पोरेंजिया। देखो भाई, स्पोरेंजिया लिखा मिले तो बहुवचन है, और स्पोरेंजियम लिखा मिले तो एक वचन है। अगली बात समझ में, कंफ्यूज नहीं होना, अंग्रेजी कभी कभी याद कर लेनी चाहिए साइंस में। क्यों? क्योंकि आगे जो टर्म है, 2 तरीके से बीजाणुधानियों का विकास होता है, पौधे ही उसके आधार पे, बीजाणुधानियों के विकास के आधार पे 2 तरीके से पढ़ते हैं हम लोग, पौधों को ही बांट दिएगा, लेप्टोस्पोरेंजिएट एंड यूस्पोरेंजिएट। अब आप बोलोगे यूस्पोरेंजिएट ये शब्द, अब इसमें एकल बीजाणुधानी जैसा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है, क्योंकि एक बीजाणुधानी नहीं है, बहुत सारी बनती है। अब उनकी स्थिति क्या है, जब पूरी बीजाणुधानी का निर्माण एक कोशिका से हो, एक कोशिका से बीजाणुधानी का विकास,
तो उसे क्या बोलेंगे? यूस्पोरेंजिएट। फिर आगे बात करें लेप्टोस्पोरेंजिएट। ये टर्म्स अच्छे से याद कर लेना भाई, ये पूछी जाती है। हाँ, स्पोरेंजिएट यानी कि कोशिकाओं के समूह से। एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाती हूँ, पहले इसको लिख लेना अच्छे से, ठीक है ना? यूस्पोरेंजिएट एंड लेप्टोस्पोरेंजिएट, ठीक है? लिख रहे हो आप लोग? तो लिखो, फिर आगे डायग्राम बनाएंगे। बीजाणु धानियों के अंदर बीजाणु बनते हैं, ठीक है भाई? बनाओ। जैसा बना है वैसे ही बनाना, ऊपर की तरफ छोटे बनाना, नीचे की तरफ बड़े बनाना। फिर इसमें आप पढ़ोगे कुछ पौधे ऐसे थे जो पुराने थे जीवाश्म के रूप में, जो अभी प्रकृति में नहीं है। फिर आगे पढ़ोगे कुछ पौधे ऐसे जो अभी भी हैं, है ना? कुछ नए कुछ पुराने टेरिडोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? अच्छा, जो स्पोरेंजिया को धारण करती है, यानी बीजाणु धानी को धारण करती है, वहां पर एक पत्ती लगी होती है ना? बीजाणु धानी तो है ही है, लेकिन बीजाणु मेगा स्पोरोफिल अगर बड़ी पत्ती है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेगा मतलब बड़ी, स्पोरोफिल, फिल की स्पेलिंग यही होगी, यहाँ पे FILL मत लिख देना। मेगा स्पोरोफिल का मतलब होता है वो बड़ी पत्ती जो, या इसको बोलेंगे गुरु बीजाणु। गुरु बीजाणु पर्ण और आगे यहाँ होगी, उसको बोलेंगे माइक्रोस्पोरोफिल, यानी कि लघु बीजाणु पर्ण। फिल वर्ड का मतलब पत्ती होता है, PHYLL, इसके आगे माइक्रो हो मेगा हो अलग बात है। तो यहाँ क्या हो जाएगी? गुरु बीजाणु धानी। गुरु बीजाणु धानी, गुरु मतलब बड़ा, है ना? गुरु का शब्द का मतलब होता है बड़ा। तो गुरु बीजाणु धानी के अंदर कौन से बीजाणु आएंगे? मादा, क्योंकि मादा हमेशा प्रकृति में जनरली बड़ी होती है, ज्यादातर केस में देखा गया है। क्यों? क्योंकि उसे आगे की जो संतति है उसका पूरा पालन पोषण करना है, उसको भोजन देना है, ठीक है? तो जब अयुग्मित अवस्था है तो इसको तो बोलेंगे मादा भाग, और इधर जो हो जाएंगे इनको क्या बोलेंगे? नर भाग। क्यों? क्योंकि ये क्या है? लघु बीजाणु पर्ण है, उसके ऊपर लघु बीजाणु धानी लगेगी और लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा। लघु बीजाणु क्या होंगे? नर संरचना होंगे। बीजाणु कैसे होते हैं?
अयुग्मित। अयुग्मित का मतलब अगुणित, सॉरी अगुणित। अगुणित का मतलब गुणसूत्रों की संख्या आधी होगी, है ना। जब आधी इसमें से आधी इसमें से जब गिरेंगे, फिर मिलेंगे, फिर नया पौधा बनाएंगे, तो ये क्या बनाएंगे आगे, ये आपने सीधा बना दिया। इसकी संरचना ऐसे होती है, कैसे, शंकु जैसी। कैसी होगी संरचना, शंकु जैसी, ठीक है। तो ये हो गया। आपको क्वेश्चन अपना पता ही होगा आज का, है ना। हाँ, केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज किनको मिला है और क्यों मिला है, ये पता करके आना है आपको, ठीक है। हाँ, और हाँ